बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स एक नए लेक्चर में जो है आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो है उसे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बॉल में जो है उसे डाल दूँगा, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आज जो है बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज को, कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज जो होती है, ये लैंग्वेज बेसिकली ये नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है और फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज होती है। यानी ये कंप्यूटर हार्डवेयर को बहुत ईजीली समझ आती है। क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है तो लिहाजा इंसान को इसे अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली। कंप्यूटर जो है वो इसे बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर द डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी इसके लिए आपको कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर और हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरीके से होती है। इसीलिए तो ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत नज़दीक है, यानी उसे बहुत अच्छे तरीके से ये उसे अंडरस्टैंड करता है। टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसकी दो जो हैं वो हमारे पास टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। अ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी कोड। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम बाइनरी कोड को इस्तेमाल करें। बाइनरी कोड आप पढ़ चुके होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और इससे पहली क्लास में बाइनरी कोड ऐसा कोड होता है जिसमें दो नंबर हो, ठीक है, यानी 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, जिसे हम डिफरेंट तरह के जो है प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। और कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन जो है जो प्रोसेस करता है वो भी बाइनरी कोड में प्रोसेस करता है, इसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड करता है। प्रोग्रामिंग आप बाइनरी कोड में करें, चूँकि ये लैंग्वेज बाइनरी कोड वाली मुश्किल है तो लिहाजा अगर आप इसमें करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकेगा क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर की क्या है, फंडामेंटल लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट फॉर द बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट इसे अंडरस्टैंड करता है। प्रोग्राम्स रिटन इन द मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो प्रोग्राम इस लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसके लिए मशीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन की लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मशीन नहीं होगी तो आपके पास जो है वो इस लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर पे डिपेंड करती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, और हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसे अंडरस्टैंड करना क्या है, वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। आप इसे डिफ़िकल्ट इसलिए है कि आपके लिए डिफ़िकल्टी है, आप इसे डायरेक्ट जो है वो लिख नहीं सकते। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये ह्यूमन के जो है वो करीब नहीं है, उससे फार अवे है लैंग्वेज, तो उसके लिए इसे मॉडिफाई करना, उसमें री राइट करना प्रोग्राम को बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जेन लैंग्वेज कहते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये, ठीक है जी। आगे है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप जो है वो सिंबल्स का सहारा लेते हैं बाइनरी कोड के ज़रिए, ठीक है। यानी आप बाइनरी कोड यूज़ नहीं करते, सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दो नंबर्स के दरमियान सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप सब लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए आप एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट। ये बनिस्बत बाइनरी कोड के इसे लिखना हमारे लिए ईजी है, क्योंकि अगर हम सब लिखेंगे बाइनरी कोड में तो उसके लिए हमें एक बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा जो लंबा है, तो उसके लिए हम जो है वो सब लिखेंगे, तो सब लिखना हमारे लिए आसान है बनिस्बत कि हम उसका बाइनरी कोड लिखें, ठीक है। तो लिहाजा इसमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करना और री राइट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जो असेंबली लैंग्वेज है बेसिकली वो यूज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है।
यानी इंसान इसे अपनी लैंग्वेज में डेवलप करता है, हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ये इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना इजी है क्योंकि वो इसे खुद अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, बेसिकली प्रोग्राम करता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन द इंग्लिश लाइक वर्ड सच एज इनपुट प्रिंट। जैसे हम इनपुट प्रिंट लिखते हैं वैसे ही हम सिंपल इंग्लिश में जो है उसे लिखते हैं, लिहाजा ये इंसानों के लिए इसे अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत आसान है। हम इसे इजीली रीराइट कर सकते हैं, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी 3 हमारे पास जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। पहली है प्रोसीजरल, दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और तीसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, एक है प्रोसीजरल, दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और तीसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को। बेसिकली जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो 3rd जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें हम प्रोग्राम को प्री डिफाइंड करते हैं, यानी हम पहले से ही जो प्रोग्राम लिखना होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्री डिफाइंड करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस, जिसमें हमने इन इंस्ट्रक्शन को लिखा होता है, प्रोग्राम उसे उसी सेम वे में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज टेल अस कंप्यूटर व्हाट टू डू। हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या करना है और ये प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, सम मोस्ट प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर, इसमें कुछ जो है वो हमारे पास लैंग्वेजेस है। पहली है फोर्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। बेसिकली ये यूज़ होती है इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए और साइंटिफिक यूज़ करने के लिए, यानी साइंटिफिक इस्तेमाल के लिए, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फोर्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज है बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर करता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो बेसिकली ये इस्तेमाल होती है सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए, इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये एजुकेशनल पर्पस के इस्तेमाल होती है। कुछ कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करने के लिए हम बेसिक इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये 1960 में डेवलप की गई थी। ठीक है, बेसिक। दूसरी है कोबोल, ये भी 1960s में जो है इसे डेवलप किया गया था और कोबोल से मुराद है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिकली ये इस्तेमाल होती है बिज़नेस पर्पसेस के लिए। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट तरह के जो है प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उन्हें इजी राइट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसे री राइट कर सकते हैं। चौथी है हमारे पास पास्कल, ये आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, ये है एक साइंटिस्ट के नाम पर जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल, उनके ऑनर पे इस लैंग्वेज को नाम दिया गया है पास्कल का। बेसिकली ये साइंटिफिक और बिज़नेस दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। आगे है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने ATT लैब्स बेल लेबॉर्ट्रीज़ में 1972 में जो है इसे डेवलप किया था। बेसिकली ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, पार्ट है। ठीक है, और ये पॉपुलर हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसे हम जो है वो मिडल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जो है जानते हैं, बिकॉज़ ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या कर सकें, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकें। आगे है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसे हम ऊप भी कहते हैं, OOP ऊप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक है, इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स रिटन इन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसमें प्रोग्राम्स किसकी बेसिस पे लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे लिखे जाते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, प्लेस और रियल वर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लेस से। कोई भी पर्सन हो सकता है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट में आती है। ऑब्जेक्ट जो है इसमें ऑल पॉसिबल डाटा और फंक्शंस जो हैं उन्हें आप इकट्ठा करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इजी है, इसे आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल हैं वो C++ है, जिसे हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, और दूसरी है जावा। ठीक है, आज चंद फीचर्स हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। पहला है ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है कि ये प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं
वो कंसिस्ट हो सकते हैं डाटा और फंक्शन के ऊपर। दूसरा है क्लासेस। डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं ऑब्जेक्ट्स की, हम डिज़ाइन करते हैं और ऊप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट क्लासेस क्या कर सकें, बना सकें। इनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तीसरी इसकी है फीचर, वो है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यानी ऊप हमें जो है वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग प्रोवाइड करती है। इससे मुराद ये है कि हम रियल वर्ल्ड में वो तमाम थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ और उसकी वर्क कैपेबिलिटीज़, ठीक है, उसे हम जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स हैविंग द डाटा एंड फंक्शन, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास डाटा और फंक्शंस हों। डाटा रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज़, जबकि डाटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज़ को, और फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग टेक्निक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। आगे है रीयूजेबिलिटी, ठीक है, ऊप्स हमें ये प्रोवाइड कर सकती है कि हम डाटा को दोबारा रीयूज़ कर सकें। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोग्रामर जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का कोड इस्तेमाल करके एक नया प्रोग्राम डेवलप कर सकता है। यानी अगर आपके पास पहले कोई प्रोग्राम है तो आप उसका कोड लेके उसे मॉडिफाई करके एक नया प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ऊप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। आगे है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऊप्स अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा, यानी इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आपका पर्सनल डाटा है तो आप उसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से जो है सेफ़ बना सकें। आगे है पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट्स को बिहेव करवा सकें डिफरेंट तरह के वेज़ में, ठीक है। आगे इसकी दो एग्जांपल्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी। C++ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसे 1980s में बेल लेबॉर्ट्रीज़ ने जो है वो बनाया था। ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है C का, ठीक है। इसे इम्प्रूव करके C लैंग्वेज को C++ को डेवलप किया गया था। बेसिकली ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को क्या कर सकें, आप उसको यूज़ कर सकें और एक नए तरह का प्रोग्राम बना सकें। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड यूज इन डेवलप टू अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और ये आपको डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करके देती है। आगे है जावा। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसे सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था। बेसिकली ये इसलिए बनाई गई थी कि आप अपने जो है डेली लाइफ के गैजेट्स जैसे कि VCRs, टोस्टर्स, ठीक है, आपके माइक्रोवेव्स और इस तरह के डिफरेंट चीज़ों को आप क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। उसके लिए आपने जावा को डेवलप किया था। जावा के अंदर ये जो है टेक्निक्स है कि वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशंस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI को जो है कैपेबल है, उसको कंट्रोल कर सकती है। आगे है हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हैं इन्हें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सिर्फ बताने के लिए आपको बताना पड़ता है व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। यानी आप बताना है उन्हें कि क्या करना है, आपने उन्हें ये नहीं बताना कि कैसे करना है। तो इसलिए हम इन्हें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का ये है कि इसे नॉन टेक्निकल यूज़र जो है वो भी इजीली परफॉर्म कर सकता है टास्क पे। यानी एक बंदा जो इसमें जो है वो महारत नहीं रखता वो भी इसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली ये प्रोग्राम को एक्सरवेट करने के लिए और उसमें रिड्यूस कोड एरर्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डाटाबेस और रिपोर्ट जनरेट प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आपने कोई डाटा जो है उसे कलेक्ट करना है उसके लिए। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, पहली है SQL और दूसरी है RPG। SQL मीन है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है डाटाबेस के लिए। इसे IBM ने डेवलप किया था और ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्टैंडर्ड है। SQL वर्क्स एज अ डाटाबेस प्रोग्राम। ये डाटाबेस प्रोग्राम जैसे कि MS Access, DB2, ठीक है, इन्फॉर्मिक्स, MS SQL सर्वर, ओरेकल, ठीक है, साइबेस, ETC,
ये इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल होती है। आगे है आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। इसे भी आईबीएम ने 1960s में डेवलप किया था और ये बेसिकली बिज़नेस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन आईबीएम मिड रेंज कंप्यूटर्स, जो आईबीएम के उस ज़माने में, उस एरा में जो इम्पोर्टेंट जो मिड रेंज कंप्यूटर आते थे उसमें बेसिकली ये इस्तेमाल होती थी, ठीक है। आगे है हमारे पास नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 5th जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं और इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो कहता है कि हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज उनके लिए ज़रूरी होते हैं, यानी वो ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरत होती है उनको। दिस इज़ वाई द दीज लैंग्वेजेस आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज़, इसीलिए जो ये लैंग्वेजेस हैं ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ में, ठीक है। आगे है कोड्स। 2 तरह के कोड्स हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड और दूसरा होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है बेसिकली वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम रिटर्न करते हैं, यानी सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने लिखा है इनपुट, तो ये क्या है, एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड बेसिकली सोर्स प्रोग्राम भी कहलाता है और कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं करता, वो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो चूँकि इंसान हैं हम लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो प्रोग्राम जो है उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। आगे है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, इसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इंसान के लिए ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, जबकि कंप्यूटर के लिए है वो इजीली है, वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो हम उसे डिफ़िकल्ट है हमारे लिए मॉडिफाई करना, प्रोग्राम को रीराइट करना ऑब्जेक्ट कोड में बनिस्बत सोर्स कोड। सोर्स कोड चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो इसलिए हमारे लिए बेसिकली ईजी होता है, ठीक है। आगे है लैंग्वेज प्रोसेसर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो प्रोग्रामर जो है वो अगर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा या असेंबली लैंग्वेज यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेगा तो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली रन नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर चूँकि लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड्स को समझता है, लिहाजा अगर प्रोग्राम बाइनरी कोड में नहीं लिखा जाएगा तो कंप्यूटर को उसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो मशीन लैंग्वेज को जो है असेंबली लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। तो ऐसी चीज़ें जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करती हैं हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। बेसिकली ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, और ये आपने बेटा बात याद रखनी है कि हर कंप्यूटर का अपना ट्रांसलेटर होता है जो उसकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है कंपाइलर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, यानी सारी लैंग्वेज को एक दफ़ा ही जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे एक ही बार में हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे सोर्स कोड कहते हैं, और जो कंपाइलर कन्वर्ट करके दोबारा जनरेट करे लो लेवल लैंग्वेज में उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर चेक करता है हर स्टेटमेंट को, सोर्स कोड को, और फिर उसकी जो है मशीन कोड को उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर भी चेक करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। सोर्स कोड जो है वो कंटेनिंग करता है ऐसा प्रोग्राम जिसमें एरर आ जाए, उसको फिर वो क्या करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता और वहीं पर प्रोग्राम को रोक देता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन को। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है जो लिखा गया हो। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सी कंपाइलर कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द सी लैंग्वेज।
ठीक है। और अगर आपके पास सी कंपाइलर है वो तो सिर्फ ऐसी लैंग्वेजेस को ही कंपाइल करेगा जो सी प्रोग्रामिंग में लिखी गई होंगी, ऐसी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें आपके पास सी कंपाइलर है, आप उसमें जावा की जो है कोडिंग करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सी लैंग्वेज के लिए स्पेसिफाइड है। ठीक है। आगे है इंटरप्टर। ठीक है, कि हमारे पास इंटरप्टर क्या होता है, वो ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हर प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को एक टाइम पर और उसे एग्जीक्यूट करता है बिफोर द ट्रांसलेशन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। यानी सोर्स प्रोग्राम को अपना ट्रांसलेट करने से पहले वो है हर ईच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई एरर आ जाए तो प्रोग्रामर जो इंटरप्टर है वो वहीं पर उसे स्टॉप कर देता है और उसका डिस्प्ले एरर जो है वो उसे डिस्प्ले कर देता है एरर मैसेज को। ठीक है। बेसिकली इसका एडवांटेजेस ये है कंपाइलर की निस्बत के इसमें एरर जो है वो हमारे पास जल्दी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रोग्राम में क्या है, एरर। सो प्रोग्रामर जो है वो जल्दी से अपना क्या कर सकता है, वो अपना जो प्रोग्राम है उसमें रद्दोबदल करके उसे दोबारा चेंज कर सकता है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो इंटरप्टर है ये बहुत एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। सो लिहाजा जो है इसमें प्रोड्यूस जो होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो एफिशिएंट नहीं होता। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। और बेसिकली ये जो है हर प्रोग्राम को जो है स्टेटमेंट को एक टाइम पर एग्जीक्यूट करवाता है। इसकी एग्जांपल बेसिकली विजुअल बेसिक है जो एज ए इंटरप्टर काम करता है। आगे है असम्बलर। ठीक है। असम्बलर कहते हैं कि ऐसा ट्रांसलेट प्रोग्रामर ट्रांसलेशन वाला जो ट्रांसलेट करता है असम्बली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में यानी मशीन लैंग्वेज। ऐसा ट्रांसलेटर जो असम्बली लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करता है मशीन लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं असम्बलर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी ज़्यादती है, आप लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है। साथ आगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। हम आपके लिए इतना कुछ जो करते हैं, एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, उस पर काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहें। अगर आप नोट्स और बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट physics-in786.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पर फिज़िक्स इन पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लेक्चर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप हमें जो है वो फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं और नीचे जो है वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।